नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9 जुलाई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट बैक समन्स टू फेसबुक फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट राइट्स पैनल। देखिए बात क्या है। बात यह है कि दिल्ली असेंबली की पीस एंड हार्मोनी कमेटी बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी? तो ये जो 2020 फरवरी में आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी दिल्ली में, कम्युनल वायलेंस हुआ था, जिसके चलते 53 लोगों की जान चली गई थी। अगर पिछले एक साल की बात की जाए तो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा वायरल न्यूज क्या रही है, तो आप बड़े आराम से बता दोगे, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा चीज आप कह सकते हो पब्लिक परसेप्शन में क्या याद रहेगा लोगों को, तो ये जो फार्म बिल के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुए थे वो याद रहेंगे। और अगर आप बिल्कुल कोरोना से पहले चले जाओ तो सबसे ज्यादा किसके अगेंस्ट में आप एजिटेशन हो रहा था कह सकते हो, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट एजिटेशन हो रहा था। और इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ ये जो आसाम के एनआरसी का मुद्दा था ये भी जुड़ गया था। अभी की जो केंद्र सरकार है इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके काफी क्रिटिसाइज किया गया। तो जब ये कम्युनल वायलेंस हो गया, जब ये जो अपोजिशन हो रहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके, ये एक लिमिट से लोगों के हाथ से बाहर निकल गया, तो ऑर्डर से बाहर निकल गया, तो कम्युनल वायलेंस भी हुआ दिल्ली में। अब इस कम्युनल वायलेंस के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की पीस एंड हार्मोनी कमेटी बनाई गई। और पीस एंड हार्मोनी कमेटी ने सबसे पहले पकड़ा फेसबुक के सीनियर ऑफिसर अजीत मोहन को। इन्होंने बोला कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो। फेसबुक बोल रहा साहब हमारी क्या गलती है। असल में जब ये कम्युनल वायलेंस हुआ तो ऐसा बोला जा रहा था कि भड़काऊ भाषण, भड़काऊ पोस्टर्स, भड़काऊ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये सब फेसबुक पे सर्कुलेट कर रही थी। नो डाउट कि भाई जब भी कहीं पे इंसर्जेंसी या फिर जब भी कहीं पे रियॉट जैसी चीज निकल के आती, सबसे पहले इंटरनेट बैन किया जाता है। कश्मीर में देख लीजिए कितने इंटरनेट बैन होते हैं, क्योंकि सरकार को ये डर लगता है कि फेसबुक के माध्यम से उल्टी सीधी भड़काने वाली इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होने लगेगी, और फेसबुक के सर्वर्स तो सरकार के हाथ में है नहीं, तो सरकार सबसे पहले इंटरनेट बंद करती है। अभी दिल्ली में तो इंटरनेट बंद कर नहीं सकते इतनी जल्दी। दिल्ली में तो केवल फार्म बिल्स के समय पे ही इंटरनेट बंद हुआ था, जब रिपब्लिक डे के आसपास ये हिंसा हुई थी और ट्रैक्टर रैली चलाई गई थी। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। तो फेसबुक से सवाल उठाए यहाँ पे दिल्ली असेंबली की पीस एंड हार्मोनी कमेटी ने कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो। फेसबुक बोल रहे हैं कि भाई बाप हम क्या कर सकते हैं, हम तो भाई मिडिल मैन है। तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे और कोई उसको देख रहा है, हम तो बस बीच में उसको अवेलेबल करवा रहे हैं। कोर्ट बोल रहा है तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या। कोर्ट बोल रहा है इतनी सिंपलिस्टिक अप्रोच कैसे अडॉप्ट कर सकता है फेसबुक यहाँ पे। मतलब तुम लोग ये बोल रहे हो, फेसबुक की बात कर रहा हूं मैं, कोर्ट फेसबुक को ये बोल रहा है कि तुम लोग ये बोल रहे हो कि तुम लोग का कोई मतलब नहीं है इन जनरेटिंग, कंट्रोलिंग और मॉड्यूलेटिंग द कंटेंट दैट इज अपलोडेड ऑन योर प्लेटफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आज की डेट में फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पावर सेंटर्स बन सकते हैं एंड दे हैव हैवी एबिलिटी टू आल्टर पब्लिक ओपिनियन। अरे यूएस में तो ऐसा बोला जाता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को घुमा के रख दिया रुख को इन फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स ने। तो फेसबुक एक मास सर्कुलेशन मीडिया है, तो ये बोल देना कि इनके पास एडिट करने की कोई अथॉरिटी नहीं है और ये सिर्फ एक मिडिल मैन है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। प्लस जब ये दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली की पीस एंड हार्मोनी कमेटी ने फेसबुक से सवाल पूछना शुरू किया तो फेसबुक ने क्या बोला कि भाई इनके पास तो अथॉरिटी नहीं है हमसे सवाल पूछने की, ये कैसे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर फेसबुक की आप अगर आप दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के ताकत की बात करो तो पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, ये तीन चीजें इनके इसमें आती नहीं, केंद्र सरकार में आती हैं। तो फेसबुक ने बोला कि अगर हमसे कोई सवाल पूछ सकता है तो केंद्र सरकार पूछ सकती है, दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं पूछ सकती है। तो यहाँ पे जस्टिस कॉल क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखिए पीस और हार्मोनी का जो कंसेप्ट है ना, वो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस से कई परे है। अगर कम्युनल राइट्स हुए हैं और इन कम्युनल राइट्स में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है, इसका मतलब जान माल का भारी नुकसान हुआ है और ये एक बहुत बड़ी चीज है। दिस थिंग इज मच वाइडर देन द एम्बिट ऑफ पुलिस पावर्स और लॉ एंड ऑर्डर थिंग। तो यहां पे दिल्ली की जो असेंबली बनाई गई है, इसके पास पूरी ताकत है कि तुमसे सवाल पूछ सकती है, तुम अकाउंटेबल हो। तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे ये जो उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है उसके चलते यहाँ पे हेट स्पीच प्रमोट होती है, ये जो दंगे हो जाते हैं इसके लिए तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो, तुमसे सवाल पूछे जाएंगे। और केवल केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार की असेंबली भी तुमसे सवाल पूछ सकती है। तो दिल्ली असेंबली पीस एंड हार्मोनी कमेटी जो भी समन इशू कर रही है फेसबुक का, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो फेसबुक जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़े शाणे हैं, ये अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए हेट स्पीच प्रमोट करते चले जाते हैं। वो इंटेंशनली हेट स्पीच प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है, आप जो चीज को फेसबुक पे ज्यादा देखोगे उसकी एल्गोरिदम वो आपको ज्यादा दिखाएगी, एज सिंपल इज दैट। तो अब उसके चलते अगर आप हेट स्पीच से रिलेटेड चीजें देख रहे हो तो वही चीजें आपको दिखती जाएंगी। और कुल मिला के
इन चीज़ों को प्रमोट भी करता है फेसबुक। क्यों? क्योंकि उसका ट्रैफिक बढ़ता है, जितना ज़्यादा ट्रैफिक उतनी ज़्यादा पैसों की कमाई। सिंपल बात है। हालांकि फेसबुक ने यहाँ पे ये भी बोला है कि ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2020 हमने 22.5 मिलियन पीसेज ऑफ हेट स्पीच को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया भी है। लेकिन भाई अगर दंगे हो गए उसके बाद हटा भी दोगे तो मतलब क्या है? जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ जुडिशरी, और जनरल स्टडीज पेपर 3 में रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी। खासकर जनरल स्टडीज 3 के रिस्पेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है बिल्कुल करें। शेयर करके आप काफ़ी मदद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियोस के बारे में बताएं। एफर्ट बहुत लगता है, आपके इस मदद की ज़रूरत है। देखिए ज्वाइन आप करिए अगर आप कर सकते हैं तो, अगर आपको फ़ायदा लग रहा है तो ज्वाइन। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो यार वीडियोस को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा वीडियो के व्यूज़ दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो, अपने डाउट्स भेज सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जिया सर्टिफाइड मदुरई माली। जीआई क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है आपका जीआई। तो जीआई बेसिकली एक एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, बेसिकली अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया तो क्या मतलब है कि वो किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में उगाया गया है, एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी में उगाया गया है, और वो अपनी क्वालिटी के लिए और डिस्टिंक्टिवनेस के लिए जाना जाता है। और जब भी किसी को जीआई सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उस जीआई सर्टिफिकेट के आधार पर दुनिया में कहीं पे भी अगर उस प्रोडक्ट को खरीदा जाएगा तो खरीदने वाले को अपने दिमाग में एश्योरिटी रहेगी कि भाई अगर इसके पास जीआई टैग है इस प्रोडक्ट के पास, तो ये उसी ज्योग्राफी में बनाया गया है जिस ज्योग्राफी के आधार पर, जिस क्वालिटी के आधार पर इसको जीआई मिला है। तो अगर एक बार जीआई प्रोटेक्शन मिल गया, तो मान लीजिए नागपुर के एक आम वैरायटी को, किसी मैंगो वैरायटी को जीआई प्रोडक्ट मिला है, तो उस मैंगो वैरायटी के नाम से केवल वही मैंगोज, वही जीआई ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट्स बेचे जा सकते हैं और कोई नहीं बेच सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने आम पैदा किए लखनऊ में और बेच दिए नागपुर के जीआई के नाम पे, ये नहीं हो सकता है, दैट विल बी इलीगल। अगर आप जीआई की बात करिए तो दैट इज कवर्ड, इट इज एन एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर पेरिस कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंटरनेशनल लेवल पे जीआई को कौन गवर्न करता है? WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स, और इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इसको गवर्न करता है। अब जीआई से रिलेटेड न्यूज क्या है भाई? जीआई सर्टिफाइड मदुरई माली और कुछ और ट्रेडिशनल फ्लावर्स जैसे कि बटन रोज, लिली, चमंथी और मारीगोल्ड को यूएसए और दुबई एक्सपोर्ट किया गया तमिलनाडु से। याद रहिए मदुरई माली को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला हुआ है कहाँ का? तो मदुरई का है, क्योंकि नाम ही पड़ा है मदुरई माली। है क्या है? बेसिकली एक ये फ्लावर है। देखिए फ्लावर के बहुत से कंसाइनमेंट्स इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं टू यूएसए, यूएई, सिंगापुर। ये जो फ्लावर्स हैं, ये जो आपके मैरीगोल्ड, चमंती, बटन रोज, लिली, मदुरई माली, ये कहाँ से सोर्स किए गए हैं? फ्रॉम नीला कोटाई, दिंदीगुल एंड सत्यमंगलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, किया किसने इसको एक्सपोर्ट? मैसेज वैनगार्ड एक्सपोर्ट्स कोयम्बटूर ने किया है, और मैसेज वैनगार्ड एक्सपोर्ट इज रजिस्टर्ड बाय अपेडा। तो बेसिकली सब कुछ अपेडा के देखा दाखी के अंदर, ऑब्जर्वेशन के अंदर ही हो रहा है। 2020-21 के समय पे भी बहुत से फ्लावर्स ऐसे एक्सपोर्ट किए गए थे, जैसे फ्रेश क्लट, फ्लावर्स ऑफ जैस्मीन, फ्लावर्स बुकेट्स। 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, मतलब पूरे साल ही एक्सपोर्ट होते रहे। तो 2020-21 में लगभग 66.28 करोड़ रुपीस के फ्लावर्स इंडिया से एक्सपोर्ट हुए हैं टू यूएसए, यूएई, सिंगापुर। इसमें से 11.84 करोड़ के फ्लावर्स तो केवल तमिलनाडु रीजन से एक्सपोर्ट हुए हैं थ्रू द एयरपोर्ट्स ऑफ चेन्नई, कोयम्बटूर एंड मदुरई। चूंकि ये फ्लावर्स हैं तो इनको शिप से नहीं भेजा जाएगा, इनकी जो शेल लाइफ है कम होती, जल्दी खराब हो जाएंगे। इन फ्लावर्स का इस्तेमाल बुके में होता है, किसी बड़ी पार्टी में होता है, किसी कॉर्पोरेट की टेबल पे लगाने के लिए होता है, ठीक है ना, रईसी शौक में इस्तेमाल किए जाते हैं फ्लावर्स। तो इसीलिए आप देखोगे कि भाई इन फ्लावर्स को एयरपोर्ट से ही एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसमें एक फ्लावर काफी इंपॉर्टेंट है, जैस्मीन, जिसका साइंटिफिक नेम है जैस्मीनम ऑफिशिनाले। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्लावर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी जो सेंट है, ये जो मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल है ना, वहां पे जो स्प्लेंडर है, वहां पे जो ऑरा है, उसकी सेंट के साथ मैच करती है जैस्मिन की सेंट। और मदुरई एक मेजर मार्केट बन गया है किसका? मालीगाई के लिए। ओके, ये जो माली फ्लावर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये मदुरई के आसपास के नेबरहुड में ही ग्रो किया जाता है और वहीं से इसको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। और मदुरई को जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो उसके साथ साथ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड एक और वैरायटी न्यूज में है, जिसका नाम है भलिया वैरायटी ऑफ व्हीट। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड भलिया वैरायटी ऑफ
व्हीट को एक्सपोर्ट किया गया टू केनिया एंड श्रीलंका। कहां से एक्सपोर्ट किया गया? गुजरात से। तो व्हीट एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेगा ये। तो गुजरात का है ये जीआई सर्टिफाइड भलिया फॉरेस्ट। ये भाल रीजन ऑफ गुजरात को बिलोंग करता है। गुजरात में अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, भावनगर, ठीक है, भरूच डिस्ट्रिक्ट्स में उगाया जाता है। ये जो व्हीट वैरायटी है, भलिया व्हीट वैरायटी, इसको रेन फेड कंडीशंस में उगाया जाता है बिना किसी इरिगेशन के। 2 लाख हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड पे। जबरदस्त प्रोटीन कंटेंट है, स्वीट टेस्ट है, काफी अच्छा है। ये आपको मदुरई माली जैस्मिन फ्लावर्स इस फोटो में नजर आ रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रांसपोर्ट एंड मेकिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, केरला रिपोर्ट्स फर्स्ट जीका वायरस इन्फेक्शन दिस ईयर। भाई देखिए, केरला में कोरोना वायरस का तो सर्ज हुआ ही है और केरला ने पहली बार ये ऑफिशियली कंफर्म किया कि इनका पहला केस जीका वायरस का मिल गया है। ये देखिए इंडिया के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। जीका वायरस एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है। 13 पर्सन्स में ये प्रेडिक्ट किया गया था कि इनको हो सकता है कि दे आर इन्फेक्टेड विद जीका वायरस, दे वर सस्पेक्टेड टू बी पॉजिटिव फॉर जीका वायरस। उनके सैंपल्स को भेजा गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। जीका वायरस के सिम्टम्स क्या है? फीवर, स्किन रैशेस, कंजक्टिवाइटिस, मसल एंड जॉइंट पेन, मेलाइस, हेडेक। ये जो जीका वायरस है ये स्प्रेड होता है एडिस स्पेशीज ऑफ मॉस्किटो के थ्रू, और केरला में ये एडिस स्पेशीज ऑफ मॉस्किटो बहुत मिलती है। आप कह सकते हो कि ये एडिस स्पेशीज डेंगू को भी फैलाती है, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाई जाती है और घर के अंदर भी ये मॉस्किटोज दिखते हैं। जीका वायरस में प्रॉब्लम्स क्या है? तो भाई बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं, एक गुलिन बेरे नाम का सिंड्रोम है वो डेवलप हो जाता है, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपके नर्व्स पे ही अटैक करने लगता है। और जो लोग जीका वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है वो किसी भी प्रकार का कोई साइन या सिम्टम ना दिखाएं, लेकिन एक लेडी के अंदर ये जीका वायरस बहुत खतरनाक तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। एक लेडी के अंदर, खासकर एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कॉन्जेनिटल एनोमलीज हो सकती हैं। कई बार ये भी देखा है कि जो लेडीज जीका वायरस से इन्फेक्टेड है, जब उनका बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का जो स्कल होता है, जो खोपड़ी होती है, वो काफी बड़ी होती है, नॉर्मल से काफी बड़ी होती है। तो दिस इज वन ऑफ द डेंजरस साइड इफेक्ट्स ऑफ जीका वायरस। इस जीका वायरस को 1947 में युगांडा की जीका फॉरेस्ट में पहली बार आइसोलेट किया गया था, मतलब पहली बार वहां पर आइडेंटिफाई किया गया था। तो 1947 का है ये जीका वायरस, आज का नहीं है, और हो सकता है उसके कई सदियों से चल रहा हो, पहली बार आपका 1947 में उसके बारे में पता चला हो। सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू भी जीका वायरस फैल सकता है। अब तक जीका वायरस की कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन नहीं मिली है। तो अगर किसी को जीका वायरस हो गया तो कैसे ठीक किया जाएगा? तो भाई सिम्टम्स को रिलीव करो, आराम दो, रिहाइड्रेशन करो, एसिटोमेनोफिन दी जाती है फीवर और पेन के लिए। 2 स्ट्रेन घूम रहे जीका वायरस के, एक एशियन स्ट्रेन है, एक अफ्रीकन स्ट्रेन है। ऑब्वियसली बात है कोरोना वायरस की तरह खतरनाक नहीं है जीका वायरस, 1947 से मिला है, आज तक इतना नहीं फैला है। कोरोना वायरस तो डेंजरस, हालांकि कोरोना वायरस के पहले भी स्ट्रेन मिले हैं, वो इतने डेंजरस नहीं थे। अब एक वायरस कितना डेंजरस होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रेन कितना डेंजरस है। तो अब तक फॉर्चुनेटली जीका वायरस के स्ट्रेन उतने डेंजरस नहीं, बट फिर भी ये लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो अगर एडिस मॉस्किटो ने आपको काटा है और इस एडिस मॉस्किटो में जीका वायरस है तो आपको भी जीका वायरस हो सकता है। ओके, और यही एडिस मॉस्किटो डेंगू भी करते हैं, येलो फीवर भी करते हैं। एडिस मॉस्किटो की बहुत सी स्पेशीज इस जीका वायरस को फैलाती हैं, जैसे कि एडिस अफ्रीकानस, एडिस फुर्सफाइफर, एडिस हेंसिली, एडिस विटेटस और एडिस ल्यूटियोसेफेलस, ये भी आपकी जीका वायरस फैलाती हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये वाली न्यूज जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ इश्यूज में आपको काम आएगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ब्रिंग्स डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखिए पहले डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो था ना, वो था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, लेकिन अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस से निकाल के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर प्लेस कर दिया गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री का 6ठा डिपार्टमेंट है ये। ओके, आपसे सवाल ये है कि मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के बाकी 5 डिपार्टमेंट्स कौन से हैं। और मैं आपको बता दूं ये बाकी 5 डिपार्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रमेश सिंह में भी मैं आपको इन डिपार्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा, एक्चुअली बता चुका हूं 1-2 बार। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ये 6ठा वाला तो यहां पता चल गया, बाकी 5 डिपार्टमेंट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के कौन कौन है। कम से कम इससे आपका रिवीजन ही हो जाएगा। बहुत सारे कमी लोगों को इनके नाम याद होंगे। ओके, आप अब बता सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ये जो 6 डिपार्टमेंट बनाया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, देखिए ये बिग टिकट रिफॉर्म्स है, छोटे मोटे रिफॉर्म्स नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का काम क्या होता है? सिंपल सी बात है, जितनी भी आप कह सकते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, बीएचईएल हो गई, एनटीपीसी हो गई, एनएचपीसी हो गई, ये सब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर आती हैं।
और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इन सारे सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज से रिलेटेड पॉलिसी बनाता है, इनकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करना, इवैल्यूएशन करना, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज किस तरीके से काम कर रही हैं, इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस कोऑर्डिनेट करता है। अब ऐसा किया क्यों गया है? सरकार का सिंपल सा प्लान है कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट करना है। आपको पता है कि सरकार एक मिशन मोड में डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर चल रहा है। अब वो सही है या गलत है उसमें ना घुसते हुए आप ये समझ सकते हो कि डिसइन्वेस्टमेंट, देखिए पहले होता था एक डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, फिर बन गया डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, तो डीपम बन गया। ओवरऑल ये डिपार्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करता है। अभी डिसइन्वेस्टमेंट किसका होगा? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का होगा। तब सोचिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर है, और ये जो डिसइन्वेस्टमेंट वाला डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। तो काम बढ़िया नहीं हो पाएगा ना। तो बेटर यही रहेगा कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वाला जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है इसको भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ले आओ। तो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक सीपीएसई का डिपार्टमेंट हो गया, एक डिसइन्वेस्टमेंट का हो गया, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट वाला डिपार्टमेंट सीपीएसई में किस प्रकार से उनको डिसइन्वेस्ट करना है, किस प्रकार से इनका स्टेक सेल करना है, ये डिसीजन आसानी से लिए जा सकते हैं। पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो डीपम का सेक्रेटरी होता था, अगर इसको डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो इसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता था मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज के साथ। अब किसी कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे डिसइन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, चूंकि एक ही मिनिस्ट्री के अंदर ये चीज आ गई। इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 में सरकार का टारगेट है कि मार्केट से 1.75 लाख करोड़ रुपए उठाएंगे थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। और इसके लिए ऐसा बोला जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का आईपीओ लॉन्च किया जा रहा है। देखिए, एलआईसी एक ऐसी बॉडी है जो फाइनेंशियली बहुत साउंड है, और एलआईसी एक ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर देश के लोगों का बहुत भरोसा है, और एलआईसी ही एक ऐसी बॉडी है जिसके थ्रू सरकार बहुत लंबे समय से अपना डिसइन्वेस्टमेंट प्लान बना रही है। तो कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर्स बेचे तो एलआईसी ने खरीद लिया। अब सोचिए कितना फ्लॉड आइडिया है ये। एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज के आप स्टेक बेच रहे हो और किसी दूसरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बेच रहे हो। अरे कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर का एलआईसी क्या करेगा यार? तो एलआईसी एक पैसे की खान सी हो गई है। एलआईसी के अंदर लोगों ने भरोसा करके अपना पैसा डाला है, अब सरकार एलआईसी से पैसा निकालने के मूड में है, तो अब एलआईसी का आईपीओ किया जा रहा है। अब एलआईसी का आईपीओ कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, बट एलआईसी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी अगर आप प्राइवेटाइज कर दोगे तो इंश्योरेंस सेक्टर बहुत तेजी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। हालांकि अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर मान लीजिए एलआईसी का आईपीओ इशू करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलआईसी को बेच रहे हो। ओके, तब भी वो सरकारी कंपनी रह सकती है, बशर्ते 50% से ज्यादा उस कंपनी के स्टेक्स सरकार के पास हो। तो सरकार बहुत तेजी से यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। अब कुछ लोगों को ये सही लगेगा, कुछ लोगों को ये बुरा लगेगा। रमेश सिंह में मैंने इसके बहुत सारे डिफरेंट फैसेट्स के बारे में बात की है। आईडीबीआई बैंक में भी एक स्टेक सेल की बात चल रही है इस साल में। सरकार बहुत प्रेशर में है, देखते हैं वो ये स्टेक सेल कर पाती है या नहीं कर पाती है। वैसे सरकार का प्लान तो पूरा था कि भाई इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में से, सरकारी कंपनीज में से स्टेक सेल करेंगे, लेकिन अब सरकार इस समय बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेशर के अंदर है। कितना कर पाती, कितना नहीं कर पाती, वो देखते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नेंस में और गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली NO2 पॉल्यूशन रोज बाय 125% इन 1 ईयर। तो भाई दिल्ली में पिछले एक साल में, मतलब अप्रैल 2020 में जो NO2 का पॉल्यूशन था, और अप्रैल 2021 में जो NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो पॉल्यूशन है, 125% की वृद्धि हुई है। अब इसका एक वजह यह भी आप समझ सकते हो कि 25 मार्च के लगभग लॉकडाउन लग गया था, तो अप्रैल में ऑब्वियस ही बात है, ना गाड़ियां चली, ना बिजनेस चले, ना इंडस्ट्रीज चली, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कम हुआ होगा। NO2 का जो भी एक्सपल्शन होता था एटमॉस्फेयर में वो कम हुआ होगा। और अप्रैल 2021 में जब कंपेयर किया गया तो पता चला कि दिल्ली में NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन 125% बढ़ा है। और ये जो स्टडी हुई है ये 8 शहरों में हुई है। कौन कौन से 8 शहर है अभी बताता हूं, 1 मिनट रुकिए। तो ये 8 शहर है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता, जयपुर और लखनऊ। सबसे तगड़ा इंक्रीज दिल्ली में देखने को मिला है, हालांकि इंक्रीज हर जगह देखने को मिला है। चेन्नई में पॉल्यूशन बढ़ा है 94%। आपको रेफरेंस पीरियड पता है ना, अप्रैल 2020 और अप्रैल 2021 को कंपेयर किया जा रहा है। बेंगलुरु में पॉल्यूशन बढ़ा 90%। ओके, उसके बाद मुंबई का इंक्रीज ये लगभग 52% है। ये जो 69% इंक्रीज है ये हैदराबाद का इंक्रीज है। ओके, मैं इसको इंक्लूड करना भूल गया था। उसके साथ साथ 47 पॉल्यूशन बढ़ा है जयपुर में 47%, लखनऊ में 32% और कोलकाता में 11%। और जब ये NO2 पॉल्यूशन बढ़ता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन बढ़ता है, तो सब लोगों की हेल्थ पे
इफेक्ट डालता है, चाहे यंग वंस हो चाहे ओल्ड वंस हो। ओल्ड वंस पे ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ज्यादा डालेगा। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम्स को, ब्रेन को अफेक्ट करता है। अब सोचिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को अफेक्ट कर रहा है, उसको कमजोर कर रहा है। और हमारा जो कोरोना वायरस है प्यारा प्यारा, ये भी सबसे पहले किसके अटैक करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पे ही अटैक करता है। NO2 के सोर्सेस क्या क्या है? तो जब भी किसी फ्यूल को बर्न किया जाता है तो मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट में, जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं उसके एग्जॉस्ट में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड से ग्रुप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स है, उसमें से एक ग्रुप है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मेनली अर्बन आउटडोर एयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट। मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट के चलते बहुत सारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। घर में भी जो गैस स्टोव्स होते हैं और अनवेंटेड हीटर्स होते हैं उससे इनडोर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा होता है एंड दैट इज एक्चुअली वेरी डेंजरस। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अदर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर आल्सो प्रीकर्सर्स फॉर अ नंबर ऑफ हार्मफुल सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स सच एज ओजोन एंड पार्टिकुलेट मैटर। ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर का जो कंसंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके बढ़ने का रेट बढ़ जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होने की वजह से। अगर आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में और जानना चाहते हैं, मेरी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसको जाके देखिए, आपको बहुत सी और जानकारी मिल जाएगी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, गुजरात नारगोल विलेज इज रेजिस्टिंग अ पोर्ट। बहुत लंबे समय से गुजरात में एक पोर्ट बनाने की बात की जा रही है, वो पोर्ट जो मुंबई के नावा शिवा पोर्ट के अल्टरनेटिव की तरह काम करे। एक फ्यूचर अल्टरनेटिव की तरह पोर्ट बनाने की बात की गई गुजरात में, और ये बात आज से नहीं हो रही है। सबसे पहले ये आइडिया दिया गया था 1997 में। वलसाड़ में एक पोर्ट बनाने की बात की गई थी मरोली नाम के कोस्टल विलेज के बाद, और ये आइडिया कब दिया गया था? 1997 में दिया गया था। अभी जैसे ही 1997 में ये आइडिया दिया गया मरोली के पास पोर्ट बनाने का, भाई लोगों ने उत्पात मचा दिया। लोगों ने बोला ये क्या है, मरोली में हम लैंड एक्विजिशन नहीं होने देंगे, लोग सड़कों पर उतर आए। तो सरकार ने आइडिया ड्रॉप कर दिया। सरकार ने बोला कि अब एक काम करो, मरोली में पोर्ट मत बनाओ, नारगोल में पोर्ट बनाओ। ठीक है, और अब यहां पे रिसेंटली क्या हुआ है, हुआ ये है कि जो चीफ मिनिस्टर है गुजरात के विजय रूपानी साहब, उन्होंने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को बोला है कि ठीक है भाई, आप ग्लोबल बिड्स डालिए, आप ग्लोबल टेंडर्स डालिए और ऐसी कंपनीज को टेंडर दीजिए जो कि गुजरात में आके ये नरगोल नदी, ये विलेज के पास 3800 करोड़ रुपए का एक पोर्ट बना सके। ये पोर्ट इतना बड़ा होगा, सॉलिड लिक्विड और हर प्रकार के कार्गो को, चाहे कंटेनर कार्गो हो चाहे सॉलिड लिक्विड कार्गो हो, सबको टैकल कर सके। ओके, तो बेसिकली पहले ये जो पोर्ट था 1997 में जब इस ओरिजिनल आइडिया को मूव किया गया था, उस समय पे जो लैंड था वो मरोली नाम के कोस्टल विलेज के पास था, और अब जो लैंड इकट्ठा किया गया है और चूज किया गया है वो नरगोल नाम के विलेज के पास है। गॉट इट? तो अब मरोली में प्रोटेस्ट हो रहा था तो नरगोल में भी प्रोटेस्ट होगा। नरगोल में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? कि भाई यहाँ के गांव वालों का बोलना है कि भाई देखिए ये इलाका बहुत फर्टाइल है मैरीन लाइफ के लिए, बहुत सारे फ्रूट के ऑर्चर्ड्स है, हॉर्टिकल्चर यहाँ पे बहुत इमिनेंट बेसिस पे, मतलब बहुत ही ज्यादा होता है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर। और यहाँ पे एक प्रिस्टीन बीच भी है। प्रिस्टीन बीच का मतलब क्या हो गया कि इन्वायरमेंटली साउंड बीच है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंटरफेरेंस, आउटसाइड इंटरफेरेंस वहां पे नहीं हुआ है। तो नरगोल ग्राम पंचायत ने एक रेजोल्यूशन पास किया और बोला है कि हम इस पोर्ट प्रोजेक्ट को आने नहीं देंगे, हम इसको हटाएंगे। गुजरात सरकार का क्या बोलना है? गुजरात सरकार का यह बोलना है कि भाई जीएनपीटी ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है और जीएनपीटी के एक अल्टरनेटिव की जरूरत है। मैं आपको बता दूं जीएनपीटी का अल्टरनेटिव पहले ही है, मुंद्रा पोर्ट और आपका एक और पोर्ट है अदानी का, तो एक मुंद्रा पोर्ट और एक कांडला पोर्ट, ये गुजरात में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। उसके साथ साथ एक और ये पोर्ट नारगोल में बनाने की बात की जा रही है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है इट इज हाईली इंडेंटेड, तो वहां पे हमारी कोस्ट लाइन ऑटोमेटिकली नेचुरल ही पोर्ट बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती है। तो जेएनपीटी के अल्टरनेटिव की तरह वलसड़ में इस नरगोल नाम की जगह पे विलेज बनाने के लिए ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट करने की परमिशन दी है गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को। लेकिन जैसे ही ये परमिशन मिली है एजिटेशन इस पर्टिकुलर इलाके में शुरू हो गया है। ये जो नरगोल नाम की जगह है ये मुंबई से 140 किलोमीटर साउथ में है और सूरत से 120 किलोमीटर, मुंबई से 140 किलोमीटर नॉर्थ में है और सूरत से 140 किलोमीटर साउथ में। इस नक्शे में यहां आपको सूरत नजर आ रहा है और यहां पे आपको नरगोल नजर आ रहा है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर और जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में न्यूज काम आएगी।
नेक्स्ट न्यूज साउथ अफ्रीका से निकल के आ रही है। साउथ अफ्रीका के एक्स प्रेसिडेंट ज़्यूमा को जेल मिली है, कितने दिन की, 15 महीने की यहां पे जेल दी गई है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। साउथ अफ्रीका के आप कह सकते हो पोस्ट अपार्थीड रिजाइम के पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको जेल में डाला गया है। ओके, 79 ईयर्स के हैं यहाँ पे जैकब ज़्यूमा, और बहुत लंबे समय तक ये जेल जाना अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब इनको फाइनली जेल मिल गया है। साउथ अफ्रीका की टॉप कोर्ट ने 29 जून को जैकब ज़्यूमा को 15 महीने की जेल की सजा सुनाई है। तो 15 महीने की जेल की सजा इनके ऊपर क्यों सुनाई गई है? इनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस चल रहे थे। 9 साल तक जब ये पावर में रहे, इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे, और उस करप्शन के चार्जेस के लिए इनके खिलाफ एक लीगल बैटल चल रहा था। उस लीगल बैटल में अक्सर कर ये आए नहीं, तो इसलिए यहाँ पे इनको जेल दे दी गई है। जेल कहाँ है? इनके रूरल टाउन ऑफ एस्टकोट में है, इन द होम प्रोविंस ऑफ क्वाज़ुलु नटाल। नटाल प्रोविंस पता है ना? नटाल प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका के साथ बहुत हद तक एसोसिएटेड रहे हैं हमारे फादर महात्मा गांधी साहब। अब अगर बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि जैकब ज़्यूमा के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहाँ पे फ्रॉड किया गया, और 4 जुलाई 2021 को तक की डेडलाइन दी गई थी जैकब ज़्यूमा को कि आइए और अपना जेल टर्म सर्व करिए, लेकिन बाद में जब वो आए नहीं तो पुलिस को बोला गया, और पुलिस ने 7 जुलाई तक का टाइम दिया गया कि जैकब ज़्यूमा को अरेस्ट कर लो। अब यहाँ पे जो जैकब ज़्यूमा का अरेस्ट आया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रीजन जो भी आपकी लिबरेशन स्ट्रगल रहा है ना साउथ अफ्रीका का, और साउथ अफ्रीका का लिबरेशन स्ट्रगल इतना पुराना नहीं है, कुछ साल पहले ही साउथ अफ्रीका को यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिली है। बताइए साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस कब मिली? पूरी तरीके से अपार्थाइड रिजीम से। तो ज़ूमा बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी में पैदा हुए हैं, एक अनएजुकेटेड हर्ड बॉय थे, ठीक है ना, भेड़ बकरियां चराते थे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन की, और इंटेलिजेंस चीफ बने एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल के दौरान। इनका करिश्मा करेज बहुत बड़ा था। साउथ अफ्रीका के ये जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था उसमें जैकब ज़्यूमा की काफी पहचान थी, और इसी मूवमेंट के दौरान 10 साल तक ये जो रॉबन आइलैंड है ना, वहां पे जेल में भी बंद रहे थे, और उनके साथ नेल्सन मंडेला, ओलिवर तांबोर जैसे जो दूसरे लिबरेशन हीरोज हैं साउथ अफ्रीका के, ये भी बंद रहे थे। 2009 में वो डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के तीसरे राष्ट्रपति बने, लेकिन जब ये राष्ट्रपति रहे हैं और उससे पहले जब ये डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, तब इनके ऊपर कुछ करप्शन चार्जेस भी लगे थे। इनके ऊपर ब्राइबरी का, फ्रॉड का, रैकेटियरिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा था ऑफ अ डील ऑफ 2.5 बिलियन डॉलर्स, या फिर कह लीजिए 2.5 बिलियन पाउंड्स, जो साउथ अफ्रीका ने यूरोपियन मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा साउथ अफ्रीका की आर्म्ड फोर्सेस को अपग्रेड करने के लिए 1999 में। कहा जाता है कि उसमें कुछ ना कुछ करप्शन हुआ है, कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है, और ये तब हुआ था जब जैकब ज़्यूमा डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। तो इसी के करप्शन चार्जेस चल रहे थे। कोर्ट ने जो कुछ भी बोला जैकब ज़्यूमा को, जैकब ज़्यूमा ने माना नहीं, तो कंटेम्प्ट के चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए, और फाइनली इनको 15 महीने की जेल की सजा हो गई है। ओके, जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको काफी कुछ आज के इस डेली न्यूज लेक्चर से सीखने को मिला हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा, अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।